ऑब्वियसली हम लोग शुरू करेंगे प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। ठीक है, ये हमारी नई चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने देखा से राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, और उसमें हम लोग ने उदारवादी चरण, ठीक है, राष्ट्रवादी चरण या फिर क्रांतिकारी चरण कह लीजिए, उसके बारे में हम लोगों ने विभिन्न आयामों को देखा था, जिसमें हमारा बंगाल विभाजन भी शामिल था। सब कुछ को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करते हुए अब हम लोग पहुंच गए वैसे चरण में जहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चरण जो होता है ना, थोड़ा सा शांत काल होता है, क्योंकि इसके आसपास आप देखोगे कुछ समय के बाद आफ्टर 1915 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही मतलब गांधी जी का भारत आगमन होता है। और फिर भारत में एक नवीन पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा, नवीन राजनीतिक काल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध जो कि कब तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक। प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का जब मतलब प्रारंभ होता है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्वकर्ता जो थे उदारवादी दल से, उदारवादी विचारधारा से संबंध रखते थे। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक ओर तथा ध्यान में रखेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थे। ठीक है, ध्यान में रखना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, जर्मनी सॉरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान एक ओर थे। ठीक है, इटली की बात करेंगे और जापान की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या मित्र राष्ट्र के साथ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, इटली और जापान दोनों के दोनों जर्मनी के खेमे में चला जाता है। ध्यान में रखिए, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की एक और थे, इनको धुरी राष्ट्र कहा गया। राष्ट्र में कौन कौन थे, तो ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रूस थे, अमेरिका थे, इटली थे और जापान थे। ठीक है, इस काल में मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों के प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में विभक्त था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में मतलब बात करें तो भारतीय सेना ने, ठीक है, ब्रिटेन का क्या क्या समर्थन किया था, युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने भी अगर करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना को मतलब ब्रिटेन के युद्ध में सहयोग देने की बात कही थी, इसलिए उनको भर्ती कराने वाला सेना तक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न चरणों में का पहला क्या था। राष्ट्रवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा और उसे पूर्ण समर्थन दिया। ठीक है, उदारवादी की बात करेंगे तो उन्होंने इस युद्ध में विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन था, ताज के प्रति अपना निष्ठा दिखाते हुए उन्होंने मतलब पूरी तरीके से समर्थन किया। उग्रवादी थे ने युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा था कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। ठीक है, तो उग्रवादियों में उन्होंने भी क्या क्या ब्रिटेन का युद्ध में समर्थन किया था, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। से मतलब यहाँ पे प्रश्न गलती भी आप कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में उदारवादी के साथ साथ उग्रवादी मतलब क्रांतिकारियों ने भी, मतलब क्रांतिकारी या फिर कह लीजिए नवीन राष्ट्रवादी, कह राष्ट्रवादी कहिए मुख्यतः, इन्होंने मतलब क्या किया, नवीनवादियों ने क्या किया, तो प्रथम विश्व में ब्रिटेन का समर्थन किया था। जी हाँ, बिल्कुल किया था। ठीक है, जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है। जबकि तीसरा क्या था, जो कि न तो उदारवादी विचारधारा में समर्थन रखते थे, न तो उग्रवाद विचारधारा में समर्थन रखते थे, उन्होंने मतलब क्या किया, वो उग्रवादियों से भी मतलब नवीन राष्ट्रवादी उग्रवादी विचारधारा वाले जो लोग थे उनसे भी एक कदम आगे निकलकर मैंने बम, बंदूक और पिस्तौल की राजनीति की, हिंसा में विश्वास जताया। उनका मानना था कि देखिए यह जो युद्ध जो ब्रिटेन जो अभी प्रथम विश्व में जो फंसा हुआ है, अभी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का सबसे अच्छा समय है। उन्हें सुअवसर का लाभ मतलब इस सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को मतलब क्या करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। ठीक है, किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय से ही निराश हो गए, क्योंकि उन्हें देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपने उपनिवेशों एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। ठीक है, मतलब उसका कोई भी उद्देश्य नहीं है से आगे चल के भी भारतीयों को मतलब क्या, तो भारतीयों को मतलब स्वराज दे। ठीक है, हम विश्व में भारतीय क्रांतिकारी एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारी अपार उत्साह का संचार किया। ठीक है, इस दौरान संयुक्त अमेरिका में गदर पार्टी तथा यूरोप में बर्लिन कमेटी के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1913 में क्या होता है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो उसका गदर पार्टी का स्थापना का कारण माना जाता है, एक तो आपका है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, और दूसरा है कागाटारू वाली जो घटना जो थी वो तत्कालीन कारण थी। ठीक है, भारतीय सैनिकों द्वारा कुछ छिटपुट स्थानों जैसे सीतापुर इत्यादि में क्रांतिकारी कार्रवाइयां संपन्न की गई। ठीक है, भारत में इस अवसर को क्रांतिकारियों ने ईश्वरीय उपहार मानकर देश में उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने के लिए
कराने की योजना बनाई और ब्रिटेन के शत्रु जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो ब्रिटेन के शत्रु कौन थे? बैटमैन कौन थे? उस समय कौन थे? जर्मनी थे, तुर्की थे। ठीक है, में थे। तो इनसे मतलब क्या किया था? इनसे मतलब क्रांतिकारी उन्होंने इनसे मतलब क्या किया? आर्थिक, ठीक है, आर्थिक तथा सैन्य, आर्थिक तथा सैन्य मतलब, ठीक है, सहायता प्रदान करके, ठीक है, ब्रिटेन की जो बेसिक सत्ता जो थी उनसे मतलब उन्होंने मुक्ति पाने की सोची। ठीक है, अब इस दौरान क्या होता? होम रूल लीग का आंदोलन जो था वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, 1916 का समय का ये काल था, 1915-16 का समय। इसी में क्या होता है? होम रूल लीग आंदोलन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। अब बाल गंगाधर तिलक का एनी बेसेंट, ठीक है, ध्यान में बड़े नेता की बात करेंगे होम रूल के कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खपारदे, सर ए सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बप्तिस्टा, मोहम्मद अली जिन्होंने अल हिलाल लिखा था। ठीक है, तथा बड़े नेता, सॉरी अल हिलाल ने कॉमरेड लिखा था। ठीक है, अन्य बड़े नेता मिले जिन्होंने यह निर्णय लिया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो इन सारे नेताओं ने मतलब ये निर्णय लिया कि अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाला एक राष्ट्रीय गठबंधन होना आवश्यक होगा। ये गठबंधन आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। ठीक है, मतलब ऑलरेडी आयरिश की बात करेंगे तो आयरलैंड की बात करेंगे तो वहां पर भी ब्रिटिश उपनिवेश के आजाद होने की बातें चल रही थी, क्योंकि आयरलैंड की भी बात करेंगे तो वो भी मतलब क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा था। तो वही से होम रूल का शुरुआत हुआ था, वो भारत में लेकर आया जाता है। ठीक है, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट की बात करेंगे तो वो भी आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट की बात करेंगे, दैट टाइम वो इंडियन सिटीजन नहीं थी, वो भी क्या थी? आयरिश महिला थी। ठीक है, अतः होम रूल अतः सॉरी अंततः हालांकि दो होम रूल लीग की शुरू की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल और दूसरी जो थी एनी बेसेंट की होम रूल। ठीक है, तो मतलब दो होम रूल लीग बना, एक जो तिलक जी का होम रूल लीग था, दूसरा जो था एनी बेसेंट की होम रूल लीग था। ठीक है, तो पहले जो बना अप्रैल के महीने में बनता है, ध्यान में रखिएगा। तिलक जी का होम रूल जो था पहले स्थापित हो जाता, बाद में एनी बेसेंट का बनता है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था। होम रूल लोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चल के इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को मतलब क्या किया? पीछे छोड़ दिया। ठीक है, आप देखेंगे आंदोलन प्रारंभ होने के उत्तरदायी कारण क्या था, क्या कारण था? तो राष्ट्रवादियों का एक बार का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर क्या करना चाहिए? दबाव डालना चाहिए। अब इसी दौरान का मार्ले मिंटो सुधार आ जाता है 1909 के दौरान, जिसमें मतलब पूरी तरीके से मतलब क्या था? तो एक तरह से देखेंगे तो मतलब समाज में सांप्रदायिकता का भाव फैलाने का मतलब अस्तित्व था उसमें। ठीक है, पूरे बिल में ही। तो पार्लियामेंट सुधारों का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम जो था सरकार के निष्ठा से मतलब क्या हुआ? टूट गया। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का फुल का प्रयोग किया गया, मतलब जम का प्रयोग किया भारतीय संसाधन का। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीय पर भारी कर आरोपित किए गए। ठीक है, काफी अधिक महंगाई भी बढ़ गई क्योंकि युद्ध में काफी खर्चा हुआ था। अब ब्रिटेन के पास तो कोई संसाधन तो था नहीं, तो उनका जो उपनिवेश था उसी के ऊपर निर्भर थे। अब भारतीय उपनिवेश के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर थे, तो काफी अधिक मतलब क्या लगाया गया? तो काफी अधिक कर लगाया गया। ठीक है, तथा आवश्यक वस्तु की कीमतें की बात करेंगे तो आसमान छूने लगी। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गया और ऐसी ऐसी किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन भाग लेने हेतु मतलब क्या थे? तत्पर थे। चौथा कारण क्या है? तो यह विश्व तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच आमने सामने हितों को लेकर लड़ा गया था तथा इसमें अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजयता का भ्रम भी टूट गया। मतलब श्वेत जो है मतलब व्हाइट पीपुल जो है अजय नहीं है, मतलब इनविकेबल नहीं है, मतलब वह ऐसा नहीं है उनको मतलब पराजय नहीं किया जा सकता और विभिन्न जगह पे पराजित भी हो सकते थे। आपको पता होना चाहिए 1908 में तिलक को जेल हुआ था। 1908 में तिलक जी को जेल हुआ था। 1914 में मतलब क्या होता है? तिलक जी मतलब क्या होता है? जेल से रिहा होते हैं। ठीक है, तो जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वह पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रूप समझाने का प्रयत्न किया। अब चलेंगे आयरलैंड की बात करेंगे। तो आयरलैंड के होम रूल के तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा कि हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। अतः फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार करने की मतलब वकालत की। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का मतलब सहयोग करना चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध में तिलक जो थे सो मतलब क्या थे? ब्रिटिश मतलब पूरे के पूरे राष्ट्रवादी नेता जो थे
ब्रिटेन का समर्थन कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप सुधार उदारवादी तो ऑलरेडी कर रहे थे। 1893 में आयरलैंड की थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई थी। कब आई थी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। मतलब ये एनी बेसेंट भारत कब आई थी, तो 1893 में भारत आई थी। ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने हेतु आयरिश होम रूल लीग की नमूने पर भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। इस लीग के माध्यम से अपने विचारों को जनता में प्रसारित करके कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, तो कब आई थी एनी बेसेंट भारत, तो 1893 में आई थी, ध्यान में रखेंगे। अब लीग की बात करेंगे, लीग का गठन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों ने होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही मतलब अतिवादी राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है। अतिवादी राष्ट्रवादी, ठीक है। 1914 में नरम पंथी एवं अतिवादियों के मध्य समझौता के प्रयासों के असफल हो जाने के बाद, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने स्वयं के प्रयासों के राजनीति से गतिविधियों को जीवंत रखने का मतलब क्या किया, निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ में एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। 1915 में एनी बेसेंट ने, याद रखिएगा, ठीक है, उन्होंने जनसभाएं भी आयोजित की तथा दो पत्र का प्रकाशन किया था। कई बार पूछा जाता है एनी बेसेंट के द्वारा किस पत्र का प्रकाशन किया गया, तो एक जो था आपका न्यू इंडिया था, दूसरा की बात करेंगे कौन था, तो कॉमनवेल्थ था। ठीक है, तो दोनों महत्वपूर्ण है। एनी बेसेंट के द्वारा दो मतलब पत्र का मतलब प्रकाशन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। एक कॉमनवेल्थ था, दूसरा क्या था, न्यू इंडिया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इन पत्रों के माध्यम से उसने क्या अपनी मांगों को, ठीक है, मतलब इन्होंने अपनी मांगों को अंग्रेज सरकार के सम्मुख रखा और भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ इन्होंने उठाया। अब यहाँ पे देखें 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। ठीक है, तो 1915 में जो कांग्रेस का जब वार्षिक अधिवेशन होता है, तो वार्षिक अधिवेशन तिलक एवं एनी बेसेंट को अपने प्रयासों से थोड़ा सफलता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर निर्णय लिया जाता है, सफल नहीं हो पाते हैं। हम लोग चलेंगे 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जाके मतलब क्या होता है, उग्रवादी जिन्होंने 1907 में कांग्रेस त्याग दी थी। कब त्यागी थी कांग्रेस, तो 1907 में सूरत में मतलब क्या हुआ था, फूट पड़ी थी। ठीक है, सूरत में फूट पड़ी या लखनऊ में जाके मतलब क्या हो गया, 1916 में जाके मिल गए। मतलब उग्रवादी जो थे, नवीन राष्ट्रवादी जिनको हम कहते हैं, ठीक है, नेशनलिस्ट जो थे, तो मतलब 1907 से लेकर 1915 तक, मतलब मुख्यतः 8 वर्षों तक, मतलब 16 तक समझ लीजिए, 8-9 वर्षों तक ये कांग्रेस से बाहर है। और 1916 में जाके फिर से मतलब जाके क्या होते हैं, कांग्रेस में जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया 1915 वाला में, तो उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यद्यपि एनी बेसेंट के प्रारंभ में अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग की योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे, किंतु कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय कांग्रेस कमेटी में पुनः सक्रिय करने का अवश्य सहमत हो गए। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों से होम रूल लीग के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस ने उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान करने में अनिवार्य कदम नहीं उठाया है, फलतः लीग के माध्यम से वो अपने उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने के लिए मतलब क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग स्थापित करने का निर्णय लिया। मतलब ठीक है, दोनों ने साथ में नहीं, दोनों अलग अलग। ठीक है, एक महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुख्यतः करेंगे, जो कि तिलक साहब जो थे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इन्होंने मतलब क्या किया, लीग को स्थापना किया। इन्होंने कब किया, इन्होंने अप्रैल में किया। ठीक है, सितंबर के आसपास जाके मतलब तिलक जी भी करती है, क्या नाम, एनी बेसेंट जी भी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा था कि तिलक के कुछ समर्थक उसके साथ सामान्य महसूस नहीं करते। ठीक है, जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा था कि तिलक के कुछ समर्थक जो है उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते, और साथ ही उसके कुछ समर्थक तिलक के साथ सामान्य महसूस नहीं करते। मतलब एनी बेसेंट के भी गुट के कुछ लोग जो थे, तो तिलक के साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे, और मतलब तिलक के गुट के भी कुछ लोग थे, वो एनी बेसेंट के साथ मतलब सामान्य महसूस नहीं करते। हालांकि दोनों लीग अपने विशिष्ट क्षेत्रों तक कार्य को सीमित करके अपने प्रयासों को सहयोग किया। उन्होंने जहां तक संभव हुआ एक दूसरे का मतलब क्या किया, सहयोग किया। ठीक है, मतलब दोनों लीग अलग अलग था, लेकिन दोनों का क्षेत्र भी बटा हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ पे थी, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। अब कई बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए तिलक के जो होम रूल लीग जो थी ना, तिलक की जो होम रूल लीग थी, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना
अप्रैल 1916 में की। कब की? अप्रैल 1916 में की, ठीक है। अब बाद में जब एनी बेसेंट का होता तो कभी पूछा जाएगा होम रूल का विचार भला ही एनी बेसेंट का था, लेकिन भारत में होम रूल स्थापित करने का श्रेय जो था पहले किसका जाता था? तो तिलक हो जाता है, ठीक है। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव में की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बीपीएससी में प्रश्न जो था परफेक्शन वाले सेट में पूछा गया था, ठीक है। बेलगांव कहीं पे कर्नाटक एक्शन लेगा, ठीक। कहाँ पे बेलगांव, कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है आपको बेलगांव, ठीक है। कभी कभी इसका आंसर जो है कर्नाटक के अलावा, ठीक है, बॉम्बे भी कभी कभी महाराष्ट्र भी ले लेता है, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे बेलगांव है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मेनली इसका कर्नाटक होगा, ठीक है। पूना में उनकी लीग का मुख्यालय था। तिलक के लीग का मुख्यालय कहाँ पे था? तो पूना में था, ठीक है। कहाँ पे था? फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तिलक की होम रूल लीग की बात करेंगे, मुख्यालय की बात करेंगे तो पूना में था। अपनी होम रूल मीटिंग कहाँ पे आयोजित की? तो बेलगांव में आयोजित की। और इसकी शाखाएं कहाँ पे थी? तो महाराष्ट्र में थी, कर्नाटक में थी, मध्य प्रांत में थी और बराड़ में खोली गई। कहाँ कहाँ पे खोली गई? ठीक है, महाराष्ट्र में थी, कर्नाटक में थी, मध्य प्रांत में थी और बराड़ में इसकी शाखाएं थी। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया। तिलक के जो होमरू लीग जो था वो कितनी शाखाएं में? ठीक है, तो 6 शाखाएं में। ध्यान में रखिएगा, ये महाराष्ट्र में तो पड़ता था, लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे में इनका कार्य क्षेत्र नहीं था। इसमें मैं भी दिया भी होगा, लेकिन बॉम्बे में इनका कार्य क्षेत्र नहीं था। महाराष्ट्र में संपूर्ण महाराष्ट्र में तो था, लेकिन बॉम्बे में आई थिंक नहीं था इनका, ठीक है, बॉम्बे में नहीं था, ठीक है। इनका मुख्य 6 शाखाओं में इनको संगठित किया गया। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग को अपना मुख्य लक्ष्य मतलब क्या किया गया? घोषित किया गया। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलेंगे बेसेंट की होम रूल। तो ये मतलब इनका तो मैंने क्या बताया, इनका अप्रैल में था। अप्रैल में ठीक 6 महीने के बाद, ठीक है, अप्रैल सॉरी 6 महीना 8, जो भी 6 महीना समझो, 5 महीना 6 महीना जो भी होगा, ठीक है। लगभग इनका एनिवेशन का सितंबर में किया गया, ठीक है। तो अप्रैल में तिलक का, सितंबर में क्या था? एनिवेशन का, ठीक है। तो मद्रास में इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई। तो मद्रास के अलावा, ठीक है, इसकी शाखाएं संपूर्ण भारत में। तिलक तिलक का जो कार्य करने का क्षेत्र जो था सीमित था, मुख्यतः दक्कन का एरिया था, जो कि महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, मध्य प्रांत बड़ा था। और इनका मात्र 6 शाखाएं थी तिलक की, ठीक है। बेसेंट का जो था ऑल इंडिया होम रूल था, इनकी लगभग 200 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? लगभग 200 शाखाएं खोली गई, ठीक है। क्योंकि तो मद्रास में ऑल इंडिया, ध्यान में, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की गई। अब मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गई, ठीक है। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीग का संगठन सचिव की बात करेंगे, एनी बेसेंट ने किसे नियुक्त किया था? तो अरुंडेल साहब को नियुक्त किया था। किसे किया था? तो अरुंडेल साहब को लीग का सचिव नियुक्त किया था, ठीक है। यद्यपि बिसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल की तुलना में कमजोर था। हालांकि बात करें बिसेंट का जो लीग का जो संगठन जो था तिलक की तुलना में कमजोर था, किंतु इनके सदस्यों की संख्या काफी बड़ी थी। किंतु इनमें सदस्य की संख्या काफी बड़ी थी। बेसेंट के लीग में अरुंडेल के अलावा, ठीक है, बीएम बाडिया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेगा मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तिलक की होम रूल की बात करेंगे, तो इनका होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में होता है। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव में रखी थी। पूना में उस लीग का क्या था? मुख्यालय बनाया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बराड़ में होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित की गई थी। अब कुल 6 शाखाएं थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिसेंट की होम रूल लीग की बात करेंगे तो ऑल इंडिया में था इनका। सितंबर 1916 में मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की थी। संपूर्ण भारत में 200 शाखाएं खोली गई थी। जॉर्ज अरुंडेल की बात करेंगे तो संगठन का सचिव नियुक्त किए गए थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ में बात करें बेसेंट की लीग का संगठन जो था तिलक की तुलना में कमजोर थी, हालांकि सदस्यों की संख्या काफी बड़ी थी। बेसेंट के लीग में अरुंडेल के अलावा, जो कि संगठन के सचिव थे, ठीक है, बीएम बाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब होम रूल लीग के आंदोलन कार्यक्रम क्या होते थे उनके बारे में हम लोग देखेंगे जरा, ठीक है। तो होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित करवाना था। इसने भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया तथा भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े क्षेत्र जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई। आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्ष, जिसमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो तथा जनसभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्र, राजनीतिक विषय पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, पैम्पलेट, ठीक है, पैम्पलेट, पोस्टर,
पोस्ट कार्ड, नाटक एवं धार्मिक गीत जैसे माध्यमों का भी मतलब प्रयासों से मतलब क्या किया, अपने विचारों को मतलब फैलाने का काम किया। ठीक है, लीग ने अपने उद्देश्यों को सफलता के लिए कोष बनाया तथा धन भी मतलब क्या थे, एकत्रित किए। सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी भी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों को जोड़ने का प्रयास किया, से ज्यादा लीग जो थे रुके। ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सहायता देखने को मिली। ठीक है, 1914 प्रथम विश्व युद्ध में तो रूस जो था सो मतलब ब्रिटेन के साथ था, लेकिन 1917 में जैसे रूसी क्रांति प्रारंभ होती है, ठीक है, ब्रिटेन जो था रूस से अलग, रूस की बात करेंगे, ब्रिटेन से अलग हो जाता है। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो था 1917 में अलग हो जाता है। ठीक है, तो 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग को मतलब क्या मिला, सहायता मिला। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान में इंपॉर्टेंट नाम, मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, भोलाभाई देसाई की बात करेंगे, चित्तरंजन दास की बात करेंगे, के एम मुंशी की बात करेंगे, बी चक्रवर्ती की बात करेंगे, शैफुद्दीन किचलू की बात करेंगे, मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करेंगे, तेज बहादुर सुप्री की बात करेंगे, लाला लाजपत राय प्रमुख। ये सबके सब किसके लीग में थे, तो सबके सब की बात करेंगे एनी बेसेंट के लीग में थे। किसके लीग में थे सबके सब, कभी पूछेगा ये जो राष्ट्रवादी नेता जो थे तो किसके लीग में थे, तो एनी बेसेंट के लीग में थे। ठीक है, ये जितने भी नेता आप देख रहे हो ये लीग के सदस्य होने के अलावा, ठीक है, कांग्रेस के भी सदस्य थे। ठीक है, ध्यान, किसके सदस्य थे, तो कांग्रेस के भी सदस्य, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दी थी। ठीक है, ये लीग के सदस्य होते होते कांग्रेस के भी सदस्य थे। सबके सब जितने भी चेहरा भी आपने देखा, सबके सब एनी बेसेंट की लीग से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसमें कुछ नेताओं को एनी बेसेंट की लीग के स्थानीय शाखाओं का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस के कार्यप्रणाली में मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी महाराष्ट्र में, उसके भी बहुत सारे सदस्यों ने लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। फिर भी एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो आंग्ल भारतीय की बात करेंगे, बहुसंख्यक मुसलमान, दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण जाति, गैर ब्राह्मण, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा था ब्राह्मणों के खिलाफ, ठीक है, आंदोलन से दूर रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का तात्पर्य हिंदुओं मुख्यतः उच्च जातियों का शासन से है। ठीक है, इसलिए ये लोग जो थे मुख्यतः दूर रहे। ठीक है, आप देखेंगे सारी चीजें तो हो रही थी, पैरेलल में बहुत सारी चीजें चल रही थी, काफी अच्छा काम कर रहे थे, फैल भी रहा था लीग, काफी कांग्रेस जैसा बनता जा रहा था। ठीक है, जब ब्रिटिश को लगने लगा सकते कांग्रेस की नीति से ऑलरेडी परेशान है, अब कांग्रेस जैसा दूसरा संगठन अगर और भी अगर तैयार हो गया तो ठीक है, तो उनका मतलब क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इसके प्रति अपना रुख जो था, ठीक है, थोड़ा सा सख्ती से मतलब किया। ठीक है, सरकार ने लीग के समर्थक पर कड़ी कार्यवाही की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। तिलक को पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगी जिन्हें बीपी बाडिया, नाम इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। वही जॉर्ज अरुंडेल जिनको संगठन का सचिव बनाया गया था। ठीक है, इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलती है। अत्यंत नाटकीय ढंग से सर सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। प्रश्न कैसा पूछेगा, तो लीग के नेताओं को जब गिरफ्तार किया गया, जिसमें राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई 1917 में, तो इसमें किस व्यक्ति ने अपना सर की उपाधि त्याग दी थी, तो सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपना सर की उपाधि त्याग दी। वही सुब्रमण्यम अय्यर थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आई थिंक ये, और इन्होंने मतलब आपका द हिंदू पेपर जो आप देख रहे हो उसकी शुरुआत की थी। तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाइयों में होम रूल आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा पड़ा। सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और अत्यधिक संगठित हो गए तथा कई अन्य राष्ट्रवादी इनमें शामिल हो गए। ठीक है, तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। ठीक है, और 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, 20 अगस्त 1917 को डेट टाइम भारत सचिव की बात करेंगे। 1917 में कौन था, मांटेगू था। मांटेगू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं को क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो कौन थे उस समय, ठीक है, ईएस मांटेगू जो था उस समय भारत सचिव थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। सरकार ने सितंबर 1917 तक एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद होम रूल लीग आंदोलन मतलब स्थगित कर दिया गया। ठीक है,
और इसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है ना सर, ये चली भी, मतलब इनका देहांत भी हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखें क्या कारण था। ठीक है, आप बात करेंगे क्या कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया। तो इसके बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलते हैं। होम रूल आंदोलन धीमा क्यों पड़ा, तो सबसे पहले था 1919 तक आते आते होम रूल आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले आंदोलन का प्रभावी संगठन का क्या था, अभाव था। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण 1917-18 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो जाती है के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने के बाद बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। एनी बेसेंट स्वयं सुधारों की घोषणा के पश्चात लीक की उपयोगिता को लेकर मतलब असमंजस में थी। ठीक है, आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन में पृथक होने लगे। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल मतलब नाम मात्र की मतलब रह गई थी। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक अहिंसात्मक हिंसात्मक अहिंसात्मक जो प्रतिरोध जो उन्होंने अपनाया, तो इसे नरमपंथी आंदोलन से पृथक हो गए। 1918 के पश्चात उनकी भागीदारी बिल्कुल भी मतलब नगण्य रह गई। और फिर 1918 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि 1919 में लागू होता है, के सार्वजनिक होने पर ठीक है राष्ट्रवादियों ने आपसी मतभेद पैदा हो गया कि सैद्धांतिक आधार पर वो विभाजित होने लगे। ये भी एक कारण था। और सब बात करें सबसे बड़ा रीजन ये था। ठीक है, सितंबर 1918 में बाइबल मामले, ठीक है, लाइबेल मामले, इसमें ध्यान रखिएगा। तो ये लाइबेल का एक मामला था जिसमें वैलेंटाइन सिलो के खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है एक मुकदमा दायर कर दिया। तो वैलेंटाइन सिरोल की बात करेंगे, इसमें वैलेंटाइन सिरोल ने ठीक है तिलक जी को मतलब बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारतीय अशांति का पिता कहा था। इससे तिलक जी नाराज हो जाते हैं। उन्होंने मतलब वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मतलब क्या किया, मुकदमा दर्ज कर दिया 1918 में लाइबेल मामले में। और उसके बाद 1920 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा गया था। इस सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के समय में व्यक्तिगत प्रक्रिया व हिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गई। बेसेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता, उनके मानते की टीम से सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूलिंग आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। महात्मा गांधी के उत्थान भी इसी समय होता है। आपको महात्मा गांधी, क्योंकि चंपारण हो चुका था 1917 वाला, तो महात्मा गांधी के उत्थान में भारतीय राजनीति में एक नवीन आपको राजनीतिक काल देखने को मिलता है। तो उनकी सत्याग्रह अहिंसा और सबनीगी अवज्ञा युक्तियों पर जन समर्थन ने आंदोलन को निष्प्राण कर दिया। मांटेगू घोषणा के पश्चात लीग अपने आंदोलन के विस्तार को बंद करने पर मतलब क्या हो गई, सहमत हो जाती है। ठीक है, हालांकि गांधी ने विदेशी अत्याचार के खिलाफ 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया था 1920 तक, लेकिन वो होम रूल लीग की घनिष्ठता से जुड़े थे। फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की। गांधी जी कभी भी होम रूल लीग के सदस्य नहीं बने थे, लेकिन वे जुड़े हुए थे। निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी ने अप्रैल 1920 में होम रूल की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंतर जब निवेदन किया गया तो गांधी जी ने अप्रैल 1920 में होम रूल की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। तो होम रूल के अध्यक्ष बने थे 1920 में बने थे। ठीक है, और अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने अपना नाम बदल कर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जब उनका नाम क्या है स्वराज सभा कर दिया था। ठीक है, तो गांधी जी 1920 में मतलब क्या बने, होम रूल के अध्यक्ष बने। अब बाद में जाकर उन्होंने मतलब क्या किया, अक्टूबर 1920 में जाकर उसका नाम बदल दिया। और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गांधी जी, उनका नाम स्वराज सभा रख दिया। और आगे चल के इसको कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाएगा। होम रूल जो एक स्वतः संगठन बनी थी, जिसका उद्देश्य भी थोड़ा कांग्रेस के उद्देश्य से अलग था, वो आगे चल के गांधी जी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तो 1920 में तिलक जी का भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, हमारी एनी बेसेंट जी भी काफी अस्वस्थ रहने लगी थी, क्योंकि उनका उम्र बहुत हो गया था, तो कोई सुयोग्य नेता नहीं था। तो गांधी जी को टेक ओवर तो दिया तो गया। गांधी जी डेट टाइम यंग थे, कितना एज रहा होगा उनका, 20 में 50 साल के रहे होंगे। हाँ, 50 साल के थे डेट टाइम। ठीक है, तो जब उसको अध्यक्ष जब बनाया गया तो उन्होंने उसका नाम स्वराज सभा रख दिया। ठीक है, और अहिंसा पद्धति अपने स्वराज के प्रति लक्ष्य को शामिल करने के लिए इसके संविधान को भी मतलब क्या किया, परिवर्तन किया। अब होम रूल की उपलब्धियां क्या थी, उसके उपलब्धियां के ऊपर बात करेंगे। होम रूल लीग तथा संबंध गतिविधियों में कुछ नकारात्मक प्रभाव डाले और आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक नई दिशा, सॉरी नकारात्मक नहीं डेट सकारात्मक, ठीक है, एक नई दिशा देने में योगदान किया, जो इस प्रकार है। आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया और सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रता
मानचिंतावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। जो सुधारवादी जो थे उनका मानना था से मतलब भारत के अभी जो सामान्य जनमानस है उनमें अभी इतनी शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, तो वो मतलब इन चीज़ों को मतलब समझ सके, ठीक है। जबकि होम रूल ने क्या किया, उन्होंने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर, ठीक है, जन सामान्य की भी महत्ता को पहचाना और प्रतिपादित किया कि सुधारवादियों द्वारा जो किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की जब मानचित्रावली को अस्थायी तौर पर परिवर्तित किया, मतलब इन्होंने भारतीय जनमानस को भी जोड़ने का मतलब क्या किया, काम किया, जो कि सुधारवादी नहीं कर पाए थे। तो ये तक बहुत बड़ी भूमिका थी, जो कि गांधी ने भी आगे चल के मतलब जन आंदोलन चलाया, तो भारत के सभी हिस्सों में सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, जो कि अभी तक कांग्रेस ने नहीं किया था। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं लीग ने तो पहले कर दी थी। इसने देश एवं शहरों के मध्य संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई, विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की देन थी। ठीक है, तरह तरह लगभग 200 शहर मैटर करते हैं ना, 200 शहर में लीग की शाखाएं थी। तो कहीं न कहीं से जब जन आंदोलन जब शुरू किया गया, तो उन्होंने मतलब इस शहर की बहुत बड़ी भूमिका निकल कर आती है, क्योंकि मतलब देश एवं शहरों के मध्य सांगठनिक संपर्क स्थापित करवाने का काम लीग ने किया था। आंदोलन में जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। उसने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों का प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। ठीक है, अगस्त 1970 में मॉन्टेग्यू की घोषणाएं तथा मैनफोर्ड सुधार काफी हद तक होम रूल के आंदोलन से प्रभावित थी। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों के से कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत भूमिका निभाई। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि होम रूल वालों ने किस आंदोलन में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। तो किसमें शक्ति प्रदर्शन किया था, तो मतलब लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। ठीक है, लीग के नेताओं का योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उग्रवादी और नरमवादी जो थे मिल चुके थे। होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, होम रूल लीग की बात करेंगे तो होम रूल आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और एक नया आयाम देने का भी काम किया। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल के क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देखेंगे, जहाँ पे सूरत में दिल टूटे या लखनऊ में आके दिल क्या होते मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं से लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे तब होम रूल वालों ने अपना ताकत का प्रदर्शन किया था। और लखनऊ अधिवेशन में मुख्य रूप से एनी बेसेंट और ठीक है तिलक जी की बहुत अधिक भूमिका थी। लखनऊ अधिवेशन हम मुस्लिम लीग के कॉन्सेप्ट से भी बात करेंगे, किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो मुस्लिमों को भी मिलाने का कोशिश किया गया था, और इसमें मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ मिल गई थी। ठीक है, और साथ में नरम और गरम दल दोनों का तो मतलब समझौता हो ही गया था। मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई थी, क्योंकि उनका जो मांग जो था उस मांग पे मतलब बातें की गई थी। और मांग जो भी उनका जो था पृथक निर्वाचन का जो मांग जो था मुस्लिम लीग का, जो कि कांग्रेस कभी भी देने के लिए तैयार नहीं थी, तो पृथक निर्वाचन वाला मांग जो था लखनऊ अधिवेशन में मांग लिया गया था। इसलिए बोला जाता है मुस्लिमों को खुश रखने के लिए, ठीक है, मुस्लिम की जो भी मतलब नाजायज मांग जो कह लीजिए, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं था, उस सारे मांगों को मतलब मांग लिया गया। उसी को बोलते हैं तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को खुश करने के लिए उनके नाजायज मांगों को मांग लेना। डेट्स मतलब लखनऊ अधिवेशन में वही काम किया गया था। ठीक है, तो कल के क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन देखेंगे। हालांकि आज आपने जो भी क्लास आपने किया, इससे ऑलरेडी परफेक्शन का सेट आप देखोगे, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है, परफेक्शन का 1 और 2 नंबर सेट जो है उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को कवर किया गया है। आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास